नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शिवरे महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल सर्विसेज के इस ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप जानते हैं, हम लगातार एमपीपीएससी प्री 2023 के परिप्रेक्ष्य में यूनिट नंबर 10 में जो कमीशंस हैं, जहां से लगातार बहुत सारे क्वेश्चन, एवरेज 10 क्वेश्चंस पर एग्जाम आए हैं अभी तक प्रीलिम्स में, उसी सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। और उसमें हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन इंडिया ऑफ इंडिया, स्टेट इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी, एमपीपीएससी, सीएजी और दूसरी टॉपिक्स को आप तक पहुंचाया है। इसी क्रम में आज हम बात करने वाले हैं राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की। आप ये बात जानते हैं कि भारत दुनिया के उन देशों में है जो केवल एक लोकतंत्र नहीं है, बल्कि यहाँ मानव के अधिकारों, उसकी गरिमा और प्रतिष्ठा के लिए तमाम प्रयास केंद्र और राज्य सरकार ने किए हैं। और संविधान भी हमारा ये कहता है कि प्रत्येक मानव की अपनी गरिमा, अपनी प्रतिष्ठा है, जो सुनिश्चित करना राज्य की जिम्मेदारी है। इस संदर्भ में हमने हमारे संविधान में मूल अधिकार जोड़े और मूल अधिकारों के अलावा मानव अधिकारों की व्यवस्था की। लेकिन जरूरी ये है कि मानव अधिकारों की व्यवस्था भर कर देने से काम नहीं चलेगा, बल्कि इन मानव अधिकारों की रक्षा भी सुनिश्चित हो, जिसके लिए तमाम जो प्रयास किए गए हैं, उसमें सबसे बड़ा प्रयास या देश की सबसे शीर्ष संस्था है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। और इसी प्रकार की मानवाधिकार आयोग राज्यों में भी होते हैं जो उस राज्य के नाम से होते हैं, जैसे मध्य प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग। आज की क्लास पूरी इसी टॉपिक पर है। इसके लिए कौन सा कानून आया, मानवाधिकार होते क्या हैं, मानवाधिकारों की बैकग्राउंड या पृष्ठभूमि क्या है, मानवाधिकार हमारे लिए क्यों जरूरी है, क्यों हमारे लिए मूलभूत है, और इस आयोग की संरचना और प्रीलिम्स में यहाँ से संभावित जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं, पुराने क्वेश्चन वगैरह, जो उन सब की चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो और हमारा टॉपिक, जिसका नाम है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, जो आप स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे। देखिए, अगर हम लोग बात करें नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, क्या कहलाएगा ये? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, आपसे पूछा जाए क्या है, तो आप ये कह सकते हो कि मानव अधिकारों के संरक्षण, संवर्धन, प्रचार प्रसार, जागरूकता और इससे जुड़े तमाम कामों के लिए भारतीय राज्य की यह सबसे बड़ी या शीर्ष संस्था है, जिसकी एक एक खंड की बिंदुवार चर्चा इस लेक्चर में आपसे होने वाली है। लेकिन इंपॉर्टेंट याद ये रखिएगा कि एनएचआरसी जो बना है, इसके लिए लाया गया नेशनल ह्यूमन राइट एक्ट, राष्ट्रीय मानव अधिकार अधिनियम। इस अधिनियम के बारे में थोड़ा सा बताएंगे आपको, ताकि आप इस आयोग को ठीक से जान सको। राष्ट्रीय मानव अधिकार अधिनियम 1993 है ना। इसी अधिनियम में बताया गया है कि मानव अधिकार आयोग क्या होगा, उसकी संरचना क्या होगी, उसकी शक्तियां क्या होंगी, और वो अपनी रिपोर्ट किसको देगा, एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा, जो कि इस एक्ट के थ्रू हम समझेंगे। लेकिन इस एक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो याद आपको ये रखनी है कि ये जो मानव अधिकार अधिनियम है, राष्ट्रीय मानव अधिकार अधिनियम है, ये केवल राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की बात नहीं करता, ये राज्यों के लिए मानव अधिकार आयोग की बात करता है। जिले स्तर पर मानव अधिकार न्यायालय होंगे, उनकी बात भी करता है। और इस सबको पढ़ने के साथ साथ, पढ़ने के पहले क्रम में हम ये जान लें कि मानव अधिकार होते क्या हैं। एक बात तो ये जान लें मानव अधिकार क्या होते हैं। दूसरी बात, ऑलरेडी हमारे पास मूल अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट हैं, ये क्या है, इन दोनों में अंतर क्या है। ठीक है, बिल्कुल मैं आपको प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सरल सरल बातें बताता हूं, जिन्हें आप आसानी से याद रख सकते हो। देखिए, मानव अधिकार क्या है, सीधी सी बात है, हम और आप मानव है। दुनिया में जितने भी मानव है, उन्हें मानव होने के नाते, कि वो मानव है, वो पशु नहीं है, मानव होने के नाते जो अधिकार मिले हैं वो मानव अधिकार कहलाते हैं। ठीक है, मुझे, आपको या दुनिया की जो 800 करोड़ से ज्यादा आबादी हो गई है,
उन सभी मानवों को मानव होने के नाते प्राप्त अधिकार मानव अधिकार हैं। और ध्यान दीजिएगा, जैसे कि हमारे पास मूल अधिकार भी है, मैं उनकी चर्चा भी करूंगा। जब मूल अधिकारों की बात करते हैं तो ये व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए राज्य के विरुद्ध प्राप्त अधिकार होते हैं। लेकिन मूल अधिकार हमें भारत का नागरिक या भारत की सीमा में प्राप्त होते हैं। गैर नागरिकों को भी मूल अधिकार प्राप्त होते हैं, लेकिन प्राप्त उसी को होंगे जो भारत की सीमाओं के भीतर है। भारत की सीमा के बाहर आप मूल अधिकारों की मांग नहीं कर सकते, क्योंकि ये राज्य यानी हमारी केंद्र और राज्य और स्थानीय सरकारों के विरुद्ध हमको प्राप्त होते हैं। जबकि मानव अधिकार वे हैं जो दुनिया के किसी भी हिस्से में आपको प्राप्त होंगे, क्योंकि आप वहां कुछ भी हो, नागरिक हो, गैर नागरिक हो, शरणार्थी हो, जो भी हो, लेकिन आप मानव जरूर रहोगे। इसलिए राष्ट्रीयता, जाति, धर्म, नस्ल, रंग, लिंग, इन सब के आधार पर बिना भेदभाव किए व्यक्ति को मानव होने के नाते प्राप्त होने वाले अधिकार मानव अधिकार होते हैं। और ध्यान दीजिएगा, मानव अधिकारों को प्राकृतिक अधिकार भी बोलते हैं। इनका एक नाम प्राकृतिक अधिकार भी है, और इन्हीं को आप आधारभूत अधिकार भी कह सकते हो। ये आधारभूत अधिकार भी कहते हैं। जैसे मूल अधिकारों को लागू कराने की शक्ति को सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के पास है, रिट जारी करते हैं वो आर्टिकल नंबर 32 और 226 के तहत। तो मूल अधिकारों को लागू कराने वाली सबसे बड़ी संस्था हो गई न्यायपालिका, हायर जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। वैसे ही मानव अधिकारों के क्रियान्वयन और इन्हें लागू कराने के लिए सबसे बड़ी संस्था हो गई नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, जो इस अधिनियम के तहत बनी है। और यहां मैं आपको याद बता भी दूं, इस अधिनियम में 8 अध्याय हैं, ऐसा पूछ सकता है पीएससी, बहुत इंपॉर्टेंट है। और 43 सेक्शन है, 43 धाराएं हैं, ठीक है। 8 अध्याय और 43 धाराएं हैं इस एक्ट में, और यही एक्ट मानव अधिकारों को परिभाषित भी करता है और मूल अधिकारों की बात भी करता है ना, सॉरी, मानव अधिकारों की बात भी करता है। तो मूल अधिकार और मानव अधिकारों में 2-3 अंतर बता दूं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। मूल मानव अधिकार मानव होने के नाते प्राप्त है, जबकि जो मूल अधिकार हैं ये भारत की भूमि पर हम रह रहे हैं, उस संदर्भ में हमने यहाँ जन्म लिया है, हमें एक नागरिक के तौर पर प्राप्त है। मानव अधिकार व्यापक है, मूल अधिकार सीमित है। मानव अधिकार राष्ट्रीयता के आधार पर भेदभाव नहीं करते, मूल अधिकार राष्ट्रीयता के आधार पर भेदभाव किए जा सकते हैं। मानव अधिकार को लागू कराने के लिए देश में सबसे बड़ी संस्था ये आयोग है, जो आपका आज का विषय है। मूल अधिकारों को लागू कराने की जिम्मेदारी या गारंटर उच्चतर न्यायपालिका है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है ना। कितना सफिशिएंट है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। मेंस होता तो हम इसकी समीक्षा भी करते हैं ना। अब ये जो आयोग है, इसमें सॉरी अधिनियम है, इसमें 8 अध्याय और 43 धाराएं हैं। इनमें 4-5 धाराएं देख लीजिए जो आगे हमें काम आने वाली हैं। देखिए, इन 43 धाराओं में एक आपको याद रखनी है, सेक्शन 2D, धारा 2 का खंड डी। एक है सेक्शन 2M, एक है सेक्शन 3 धारा 3, एक है सेक्शन 21 धारा 21, एक है सेक्शन 19। 5 धाराएं मुझे लगता है याद होनी चाहिए, जो प्रीलिम्स में आ सकती है। भले अधिनियम सिलेबस में नहीं है, लेकिन आयोग इतने जबरदस्त है कि आ सकती है। जैसे सेक्शन 2D में परिभाषित किया गया है मानव अधिकारों को। अब मानव अधिकार आयोग है, तो मानव अधिकार कहाँ है ये तो पूछ ही सकता है। तो सेक्शन 2D राष्ट्रीय मानव अधिकार अधिनियम 1993 का जो सेक्शन है उसमें मानव अधिकार की परिभाषा है, जबकि सेक्शन 2M में लोक सेवक की परिभाषा है। किसकी? यहां मानव अधिकार यानी ह्यूमन राइट, यहां लोक सेवक की परिभाषा है, क्योंकि इनको क्रियान्वयन में लोक सेवकों की भूमिका है, जबकि लोक सेवकों द्वारा इनके उल्लंघन का खतरा भी होता है ना। कभी आप इंटरव्यू देने जाओ और आप चूंकि तैयारी कर रहे हो सिविल सर्विसेज की, तो आप एक लोक सेवक ही बनना चाहते हो, तो वो कभी आपसे परिभाषा पूछ लेता है लोक सेवक की। तो आप नॉर्मली एक शाब्दिक अर्थ बताओगे, लोगों की सेवा करने वाला और सरकार द्वारा नियुक्त, वो बहुत अच्छा इंप्रेशन नहीं देगी। लेकिन आप ये बोल सकते हो ह्यूमन राइट कमीशन के सेक्शन 2M के तहत फलाना फलाना फलाना, आप इसे पढ़ सकते हो, वो लोक सेवक है।
इसी प्रकार सेक्शन 3 में ये आयोग है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, सेक्शन 3 में है। इसी प्रकार प्रत्येक राज्य में एक मानव अधिकार होगा, आयोग होगा, वो सेक्शन नंबर 21 में स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। यानी मध्य प्रदेश का पूछे तो मध्य प्रदेश का भी सेक्शन 3 में है। और सेक्शन 19 में है सशस्त्र बलों की प्रक्रिया, क्योंकि कभी कभी पीएससी ने पूछा है सशस्त्र बल में कौन शामिल है। देखो, जिसके पास शस्त्र होंगे वो सशस्त्र बल है, चाहे वो सेना हो, पैरामिलिट्री फोर्स हो, मतलब अर्धसैनिक बल हो, या राज्यों की पुलिस हो, ये आते हैं सशस्त्र बलों के संदर्भ में। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पर सेक्शन 19, क्योंकि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को सशस्त्र बलों के संदर्भ में शक्तिहीन बनाया है, पावर्स नहीं दी गई हैं। इसलिए कभी कभी ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है कि क्या ताकत है कमीशन के पास। सशस्त्र बलों ने अगर मानव अधिकारों का उल्लंघन किया है तो क्या ताकत है, बताएंगे जब इस अधिनियम, इस आयोग को एक के बाद एक पढ़ना शुरू करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन 12 अक्टूबर 1993 को हुआ। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ये डेट आपको याद रखनी है कि भारत सरकार ने 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग अधिनियम 1993 की धारा 3 के तहत, ये आपको याद रखना है, सेक्शन 3 के तहत किसकी स्थापना की, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की। ये आपको याद रखना है, पहली बात। दूसरी बात, ये इसमें संशोधन भी हो चुका है, मानव अधिकार संरक्षण संशोधन 2006 द्वारा यथा संशोधित मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में निहित है। यानी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की जो कहानी है वो एक तो उस अधिनियम में है जो 1993 में आया था, उसमें एक संशोधन हुआ 2006 में, बहुत सारी चीजें हुई। और एक बात मैं बता देता हूं, प्लस अभी हाल ही में 2019 में एक संशोधन और हो गया, इसने पूरी कहानी चेंज कर दी। 2019 में एक नया संशोधन हुआ, तो राष्ट्रीय मानव अधिकार अधिनियम में 2 संशोधन हो गए, 2006 और 2019। और 2019 ने तो आयोग को इतने हद तक बदल दिया है जो अभी हम आगे बात भी करने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरा बिंदु, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग गठन पेरिस सिद्धांतों के अनुरूप है, जिन्हें अक्टूबर 1991 में पेरिस में मानव अधिकार संरक्षण एवं संवर्धन के लिए राष्ट्रीय संस्थाओं पर आयोजित पहली अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला में अंगीकृत किया गया था, तथा 20 दिसंबर 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा संकल्प 48134 के रूप में समर्थित किया। मतलब इसमें से आपको याद रखना है कि किस समिट या किस कन्वेंशन के अकॉर्डिंग भारत में जो मानव अधिकार आयोग है उसकी संरचना और गठन है। तो सिर्फ आपको पेरिस सिद्धांत याद रखने हैं कि पेरिस में जो बैठक हुई थी उसमें यह तय किया गया कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग कैसा होना चाहिए, उसमें और कौन कौन से कमीशन के अंग होने चाहिए, उसके पास शक्तियां कैसी होनी चाहिए, वगैरह वगैरह। तो कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि कब स्थापना हुई, तो 12 अक्टूबर 1993 सेक्शन 3 के तहत। ठीक है, कितने अमेंडमेंट हुए एक्ट में, 2006 में, 2019 में। वर्तमान संरचना किसके अनुरूप है, 2019 वाले संशोधन के अनुरूप। आयोग हमारा कैसे गठित हुआ है, पेरिस सिद्धांतों के अनुरूप। ये बात आपको याद रखनी है। अब ध्यान दीजिएगा, यह आयोग मानव अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन के प्रति भारत की चिंता का प्रतीक संभाग है। मतलब मानव अधिकारों के प्रति जो हमारी चिंता है उसका प्रतीक है कि हम चाहते हैं कि मानव अधिकारों को बल मिले, इसलिए हमने ये आयोग बनाया है। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 12(1) सेक्शन हिंदी में लिख देते हैं 2D में मानव अधिकारों को संविधान द्वारा गारंटीकृत अथवा अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविधाओं में समाविष्ट तथा भारत में न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय व्यक्तियों के अधिकारों के रूप में परिभाषित किया गया है। मानव अधिकार अधिनियम धारा 2 के खंड D में इसको परिभाषित किया है, ये आप याद रखिएगा। अब देखो, मानव अधिकारों के इतिहास की बात करें तो 2-4 चीजें हम बताते हैं आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे पहले लिखा है, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 10 दिसंबर 1948 को घोषित किया। याद रखिएगा, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा
यानी कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट थ्रू यूनाइटेड नेशन, है ना, और जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने कब इनकी घोषणा की? 10 दिसंबर 1948 को। इसलिए याद रखिएगा 10 दिसंबर को प्रतिवर्ष हम मनाते हैं विश्व मानव अधिकार दिवस, वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे, विश्व मानव अधिकार दिवस। ये हम मनाते हैं प्रति वर्ष 10 दिसंबर को, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपसे पूछे ये जो डिक्लेरेशन थी, घोषणा थी, इसमें कितनी धाराएं थी, कितने इसमें अधिकार थे, सॉरी कितने मानव अधिकारों की बात हुई थी? तो इसमें 30 मानव अधिकारों की बात हुई थी। और याद रखिएगा 1948 वो समय है जब भारत में संविधान बन रहा था, और चूंकि भारत में संविधान बन रहा था तो हमने मानव अधिकारों में जो 30 बिंदु थे, इन्हीं में से अधिकतर को मूल अधिकारों के रूप में हमारे संविधान में शामिल कर लिए। तो वो मूल अधिकार बन गए जो न्यायालय द्वारा गारंटी करते हैं। लेकिन कालांतर में लगा कि चूंकि मानव अधिकार और व्यापक हैं तो फिर हमने कमीशन भी बनाया, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। मानव अधिकारों के इतिहास में ये बहुत महत्वपूर्ण घोषणा है, क्योंकि इसके द्वारा ही पहली बार मानव अधिकारों को सुरक्षित रखने का प्रयास किया गया। हर साल 10 दिसंबर को यूडीएचआर यानी कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट की सालगिरह के रूप में मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां से आपकी कॉपी में सिर्फ 2 पॉइंट जाने चाहिए, घोषणा किसने की, कब की और कितने अधिकारों की, बस ये आपको याद रखना है, और मानव अधिकार दिवस। फिर आप ध्यान रखिएगा 1991 में पेरिस में हुई संयुक्त राष्ट्र की बैठक ने सिद्धांतों का एक समूह, जिन्हें पेरिस सिद्धांतों के नाम जाना जाता है, तैयार किया, और आगे चलकर राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थाओं की स्थापना और संचालन की नींव साबित हुई। यानी मानव अधिकारों की घोषणा तो हो गई थी, लेकिन इन्हें बनाए रखने के लिए कोई ना कोई संस्था तो होनी चाहिए। इसलिए 1991 में पेरिस, मैंने अभी बताया पेरिस सिद्धांत, तो 1991 में पेरिस में संयुक्त राष्ट्र की एक बैठक में सिद्धांतों का एक समूह, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, पेरिस सिद्धांत, तैयार किया गया, जो ये बताता है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थाओं की स्थापना कैसे होगी और उनका संचालन कैसे होगा, या उनके स्थापना और संचालन को बेहतर कैसे बनाया जाएगा, है ना। इन्हीं अधिकारों का अनुसरण करते हुए भारत में मानव अधिकारों में अधिक जवाबदेही और मजबूती लाने के उद्देश्य से ये अधिनियम, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 बनाया गया, जिसकी हमने शुरू में बात की। ये अधिनियम सभी राज्य सरकारों को भी राज्य मानव अधिकार आयोग बनाने की शक्ति देता है। सेक्शन 3 सेक्शन नंबर 21, ठीक है। अब देखो इस अधिनियम की बहुत सारी परिभाषा है, अधिनियम को नहीं पढ़ना है, लेकिन 2-3-4 बातें बता देते हैं, फिर आपको सीधे आयोग पे लेके चलेंगे। जैसे सेक्शन 1 में तो कोई भी आयोग हो, उसका पहले नंबर पे नाम ही होता है, संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। संक्षिप्त नाम मतलब राष्ट्रीय मानव अधिकार अधिनियम, विस्तार पूरे भारत पर, और प्रारंभ कब से हुआ? 1993 में, जब यह अधिनियम पारित हुआ। सारी परिभाषाओं मैंने आपको सिर्फ 2 बताई थी, एक 2D सेक्शन 2D और एक 2M। यहां ह्यूमन राइट मानव अधिकार आयोग, यहां लोक सेवक पब्लिक सर्वेंट, ठीक है। और सेक्शन 3 मैंने आपको बता ही दिया, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग गठन, नियुक्ति वगैरह सब पढ़ेंगे, लेकिन अकॉर्डिंग टू सेक्शंस नहीं पढ़ेंगे ना। सेक्शन 5 में ये सब बातें दे रखी हैं इसकी। अब ध्यान दीजिएगा, इसको बड़े सरल तरीके से बताते हैं आपको, इसमें तो पूरी दे रखी है। यहां आ जाइए, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन, सेक्शन के चक्कर में नहीं पढ़ना है। केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन किया जाएगा। याद रखिएगा 2019 वाला जो अमेंडमेंट है उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि पहले राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की संरचना अलग थी, अब संरचना अलग है। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें एक अध्यक्ष होगा, ये आपकी कॉपी में होना चाहिए। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में एक अध्यक्ष होगा और 12 सदस्य होंगे, यानी कितने सदस्य हो गया? 13 सदस्य। और ध्यान दीजिएगा, यहां इसको हम ब्रोक कर देते हैं, 1+12 में से एक तो अध्यक्ष हो गया। इन 12 सदस्यों को अगर हम बांटें तो 2 भागों में बांट सकते हैं। 2 भाग कौन से? तो इसमें एक तरफ आ जाएंगे 5 और एक तरफ आ जाएंगे 7, तो 7 और 5 हो गए 12, है ना। 5 है न्यायिक, कैसे सदस्य हैं ये? न्यायिक सदस्य हैं,
यानी कि सॉरी माफ कीजिएगा, न्यायिक नहीं बोलेंगे इनको, इनको बोलेंगे पूर्णकालिक सदस्य। इनको क्या बोलेंगे हम लोग? पूर्णकालिक, जिनका निश्चित कार्यकाल होता है। और 7 होंगे पदेन सदस्य यानी एक्स ऑफिसियो, यानी ये किसी ना किसी पद पर होंगे ऑलरेडी, इनको भी आयोग में सदस्य के तौर पर बुलाया जाता है या रखा गया है। तो पदेन सदस्य का कार्यकाल तो वही होगा जो वो जिस आयोग में है उसके अकॉर्डिंग, लेकिन पूर्णकालिक को एक निश्चित कार्यकाल होता है। कितना होता है चर्चा में एक एक करके आएगा। हाँ, इन पूर्णकालिक को 2 भागों में बांटते हैं, एक होता है न्यायिक और दूसरे होते हैं गैर न्यायिक। अब ध्यान दीजिएगा, 5 पूर्णकालिक में न्यायिक होंगे 2 और गैर न्यायिक होंगे 3 और पदेन सदस्य 7 होंगे, एक अध्यक्ष होगा। तो ये देख पा रहे हो। अब देखिए, अब इनको एक एक करके देख सकते हैं हम लोग। इसमें लिखा हुआ है कि केंद्र सरकार राष्ट्रीय मानव अधिकार गठन करेगी। अध्यक्ष वो होगा जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश रहा हो, यहां ऐसा लिख सकते हो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या न्यायाधीश रहा हो, यानी रिटायर्ड होना चाहिए। पहले क्या था, केवल मुख्य न्यायाधीश लिखा हुआ था, अब मुख्य न्यायाधीश भी हो सकता है, न्यायाधीश भी हो सकता है, लेकिन रिटायर्ड होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश रहा हो ऐसा व्यक्ति मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष हो सकता है, पद पर रहने वाला व्यक्ति नहीं हो सकता। पहले केवल चीफ जस्टिस हो सकता था, 19 में अमेंडमेंट करके बोल दिया कि चीफ जस्टिस कहां से लाएं, हम इतने मिल नहीं पाते हैं, इसलिए कोई न्यायाधीश भी हो सकता है सुप्रीम कोर्ट का। जबकि इसके 5 सदस्यों की बात करें जो कैसे हैं, पूर्णकालिक हैं, उसमें एक सदस्य ऐसा होगा जो सुप्रीम कोर्ट का कार्यरत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो, यानी सुप्रीम कोर्ट का कोई न्यायाधीश हो या रहा हो, यानी वो हो भी सकता है काम कर रहा हो या फिर वो रिटायर्ड हो चुका है, तो उसे हम बना सकते हैं सदस्य, लेकिन अध्यक्ष वही होगा जो रिटायर्ड हो चुका है। और एक सदस्य कौन होगा? जो हाई कोर्ट का कार्यरत या सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश हो। भारत के 25 हाई कोर्ट में से किसी भी एक राज्य के क्या बोल सकते हैं, मुख्य न्यायाधीश को पकड़िए जो या तो रिटायर्ड हो चुका है हाई कोर्ट से या पद पर है, और उसे मेंबर बना सकते हो आप किसका? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का। ये 2 वो लोग हैं जो न्यायिक सदस्य हैं, बाकी 3 गैर न्यायिक क्यों हैं? क्योंकि बाकी 3 वो हैं जो मानव अधिकारों के विशेषज्ञ हैं। अब मानव अधिकारों के विशेषज्ञ होना अलग बात है, न्यायाधीश होना अलग बात है। तो मानव अधिकारों के विशेषज्ञ न्यायिक नहीं गैर न्यायिक सदस्य होंगे और उनकी संख्या होगी 3, जिनमें एक महिला सदस्य अनिवार्य होगी। याद रखिएगा, इन तीनों में तीनों महिलाएं हो सकती हैं, लेकिन तीनों ना हो, मिनिमम एक महिला तो हो। तो एक अध्यक्ष जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश रहा हो, और दूसरी बात क्या, 5 सदस्य जिनमें 2 न्यायिक होंगे और 3 गैर न्यायिक जो पूर्णकालिक होंगे। अब बात करते हैं पदेन सदस्यों की, जो ऑलरेडी कहीं किसी आयोग के अध्यक्ष होंगे, लेकिन वो मानव अधिकार आयोग में एक मेंबर के तौर पर माने जाएंगे। देखो, 7 पदेन सदस्य हैं और 7 आयोगों के अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का पदेन सदस्य होगा। उसी प्रकार राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष, अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष, जनजाति आयोग का अध्यक्ष, पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष, बाल संरक्षण आयोग का अध्यक्ष और दिव्यांग जन आयुक्त। दिव्यांग जन आयुक्त यानी कि जो हैंडीकैप्ड लोग हैं उनके लिए जो कमिश्नर बनाया गया है, चीफ कमिश्नर बनाया गया है, ये 7 लोग। तो देखो, SC ST OBC 3, महिला 4, माइनॉरिटी 5, बच्चे 6, दिव्यांग 7, ये 7 कमजोर वर्गों की श्रेणी में आते हैं, वंचित वर्गों की श्रेणी में आते हैं। इसीलिए इनके लिए एक एक राष्ट्रीय आयोग बनाया है, जिनको हमें सबको आगे पढ़ना है, सारे हमारे सिलेबस में। अल्पसंख्यक आयोग को छोड़ दीजिए और दिव्यांग जन आयुक्त को छोड़ दीजिए, तो बाकी सारे कमीशन हमारे सिलेबस में है, हमको पढ़ना है। और ये वहां कमीशन में जब हम देखेंगे, वहां का जो अध्यक्ष होगा वो किसका? एक सदस्य होगा, पदेन सदस्य राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का। तो एक अध्यक्ष, 5 पूर्णकालिक और ये पदेन सदस्य हैं। जो अध्यक्ष होगा राष्ट्रीय महिला आयोग का वो मेंबर होगा।
कल अध्यक्ष चेंज हो जाएगा या सदस्य चेंज हो जाएगा, है ना, इसलिए इनको पदेन सदस्य बोलते हैं। और एक होगा महासचिव, आयोग का महासचिव होगा जो आयोग का सीईओ होगा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, क्योंकि आयोग जो भी निर्णय लेगा उसके क्रियान्वयन की जिम्मेदारी इसी महासचिव पे होगी जो सीईओ है। इसके अलावा अगर बात करें मुख्यालय की कि आयोग का मुख्यालय कहाँ है, तो आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है, देश की राजधानी नई दिल्ली में है, और केंद्र सरकार के अनुमोदन से किसी अन्य स्थान पर स्थापित किया जा सकता है। अगर चेंज करना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल के बाद चेंज भी हो सकता है, लेकिन आप जानते ही हो सभी आयोगों के जो मुख्यालय हैं वो दिल्ली में ही हैं और इसका भी दिल्ली में ही है, ठीक है। अब बात आती है नियुक्ति की कि भाई अध्यक्ष है और 5 सदस्य हैं जिनकी नियुक्तियां होती है, 7 की तो नहीं होगी, वो तो पदेन सदस्य हैं, जो भी पद पर होगा वो ऑलरेडी सदस्य मान लिया जाएगा। अब अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति की बात करें तो राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित, मतलब अपने साइन करेगा और सील लगाएगा कि अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है। तो याद रखिएगा नियुक्ति किसके द्वारा होती है, राष्ट्रपति द्वारा। नियुक्ति होगी राष्ट्रपति द्वारा, लेकिन राष्ट्रपति ये कैसे तय करेगा किसकी नियुक्ति करनी है, तो राष्ट्रपति सिर्फ नियुक्ति करता है, ये सारा काम करती है एक समिति, ये लिखा भी है, एक समिति की सिफारिश पर। राष्ट्रपति एक समिति की सिफारिश पर मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है। उस समिति में 6 लोग होते हैं, जैसे कि पहला है आपके प्रधानमंत्री जी, प्रधानमंत्री इस समिति के होते हैं अध्यक्ष, ठीक है, 6 में से पहले। दूसरे लोकसभा का अध्यक्ष, जो लोकसभा का अध्यक्ष होगा वो इसका मेंबर हो जाएगा। फिर भारत सरकार में गृह मंत्रालय का भार साधक या प्रभारी मंत्री, यानी जो भारत का गृह मंत्री होगा वो इसका मेंबर, जैसे फिलहाल अमित शाह जी हैं। लोकसभा में विपक्ष का नेता, जैसे लोकसभा का अध्यक्ष है तो विपक्ष की भूमिका भी होनी चाहिए, तो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष या लीडर ऑफ अपोजिशन होगा, है ना। राज्यसभा में विपक्ष का नेता, ठीक है, राज्यसभा में विपक्ष का नेता भी इसका मेंबर होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट राज्यसभा का उपसभापति। होता क्या है, जल्दबाजी में या कभी कभी बहुत ज्यादा प्रेशर में बच्चे ये गलती कर देते हैं कि ध्यान से नहीं देखते, राज्यसभा का सभापति लिखा होता है उसे भी ठीक मान लेते हैं। राज्यसभा का सभापति भले कैसे अध्यक्ष हो सकता है, क्योंकि आप ये बात बड़े अच्छी तरीके से जानते हो कि राज्यसभा का सभापति कोई और नहीं, भारत का उपराष्ट्रपति होता है। तो भारत के उपराष्ट्रपति को इस प्रकार के कार्यक्रमों में शामिल किया जाना सही नहीं है, क्योंकि वो दूसरे उद्देश्यों से उसकी नियुक्ति हुई है। इसलिए राज्यसभा का जो और वो राज्यसभा का मेंबर भी नहीं होता, वो तो बस पदेन अध्यक्ष होता है। तो राज्यसभा में उसके बाद जो दूसरी हैसियत होती है वो होती है राज्यसभा के उपसभापति की। इसलिए समिति में किसको शामिल कर लेते हैं, उपसभापति को। यानी 6 लोगों में लोकसभा का अध्यक्ष और विपक्ष का नेता, राज्यसभा का उपसभापति और विपक्ष का नेता, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, ये 6 लोगों वाली समिति जिसके नाम सुझाती है राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति अपने सिग्नेचर और सील के द्वारा उस अध्यक्ष की या सदस्य की नियुक्ति कर देता है। अब यहां ध्यान देना है, इस नोट को थोड़े ध्यान से देखिएगा। क्यों? क्योंकि यहां से पीएससी में प्रीलिम्स में सीधे क्वेश्चन आ सकता है। और अभी पिछले 3 बार जो पेपर आए, अभी तो हम राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की बात कर रहे हैं, अभी हम बात करेंगे राज्य मानव अधिकार आयोग की। और आप जानते हो कि जो राज्य मानव अधिकार आयोग है उससे पीएससी ने 3 बार क्वेश्चन पूछे, 3 बार, मतलब प्रीलिम्स 2020, प्रीलिम्स 2021 और प्रीलिम्स 2022, 23 की तैयारी आप कर ही रहे हो, आप देने जाओगे, तीनों बार आपको। और मैंने वीडियो बनाई है, आप चाहो तो प्लेलिस्ट में आपको जो पहली वीडियो मिलेगी कमीशन की, जिसमें हमने किसी कमीशन को नहीं पढ़ा बल्कि कौन कौन से कमीशन है, प्रीवियस ईयर कितने क्वेश्चन आए और उन क्वेश्चंस का डिस्कशन किया है। उसमें आप देखोगे तीनों साल राज्य मानव अधिकार से क्वेश्चन आया है, क्योंकि वहां भी एक ऐसी समिति होती है जिसकी बात हम करेंगे, बस वो राज्य स्तर की होगी। तो ये इस समिति की सिफारिश पर नियुक्ति किसने कर दी, राष्ट्रपति ने। यहाँ ये नोट देख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। पहले इसको पढ़ के सुना देते हैं फिर आपको समझाते हैं। उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट का कोई आसीन मतलब होता है जो रिटायर्ड नहीं हुआ है, काम कर रहा है, कोई आसीन न्यायाधीश या किसी उच्च न्यायालय का कोई आसीन मुख्य न्यायमूर्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के पश्चात ही नियुक्त किया जाएगा, अन्यथा नहीं।
इसका क्या मतलब समझे? इसका मतलब आप ऐसे समझिएगा, यहां लिखा हुआ है कि अध्यक्ष तो रिटायर्ड होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एक मेंबर ऐसा हो सकता है जो वर्किंग हो या रिटायर्ड हो। अगर वो वर्किंग है तो एक कंडीशन, दूसरा हाई कोर्ट का कार्यरत या सेवानिवृत्त, यानी हाई कोर्ट का अगर रिटायर्ड चीफ जस्टिस है तो कोई दिक्कत नहीं है, वर्किंग है तो वर्किंग जस्टिस को अगर आप आयोग में शामिल कर रहे हो, चाहे वो राज्य का किसी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस हो या सुप्रीम कोर्ट का कोई न्यायाधीश हो जो पद पर रहते हुए नियुक्त किया जा रहा है, तो आपको अनिवार्यता सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेना पड़ेगा, अन्यथा आप उनकी नियुक्ति नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश जांचेगा कि उनके इस आयोग में शामिल होने के पीछे कोई गलत वजह तो नहीं है। अगर भले वजह बिल्कुल सामान्य है या बिना दबाव के है तो वो इसकी परमिशन दे सकता है, तो परामर्श तो लेना ही पड़ेगा आपको। तो ये हो गई नियुक्ति। अब ये लिखा हुआ है, इसमें एक पॉइंट और रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य की नियुक्ति सिर्फ इस आधार पर खारिज नहीं की जाएगी कि चयन समिति का कोई सदस्य अनुपस्थित था। यानी किसी कारण से मान लीजिए हमारे पास उप सभापति अभी नहीं है, किसी कारण से हमने नहीं चयन कर पाया है और हमको नियुक्ति करनी है, तो आप ये नहीं कह सकते कि नियुक्ति गलत है क्योंकि ये नहीं है। ये सब होने जरूरी है, लेकिन इनमें से किसी कारण कोई नहीं है और नियुक्ति हो जाती है तो शेष लोगों द्वारा जो नियुक्ति की गई है उसे भी सही माना जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, ये तो हो गई नियुक्ति। अब इसकी संरचना की और थोड़ी बात कर लें। यहां देख लीजिएगा, जो बेसिक चीजें मुझे आपको बतानी है वो यहां देखिएगा आप लोग। देखो, अगर हम आपसे संरचना की बात कर रहे हैं, संरचना में आपने एक बात तो ये देख ली कि कितने मेंबर होंगे और नियुक्ति कौन करेगा। यहां पर याद रखना है कार्यकाल। अगला क्या याद रखोगे आप लोग? कार्यकाल होता है 3 वर्ष या 70 वर्ष। इसका मतलब ये है कि आप 3 वर्ष के लिए आयोग में नियुक्त किए जाते हो और 3 वर्ष तक का आप अपना कार्यकाल पूरा करते हो, लेकिन किसी कारण से आपकी उम्र 69 ईयर है, 69 साल है, तो आप 1 साल ही काम कर पाओगे 70 वर्ष तक। यानी आपको काम करते हुए या तो 3 साल पहले हो जाए या आपकी उम्र 70 हो जाए, जब तक आप इस पद पर बने रहोगे। लेकिन याद रखिएगा, 19 से पहले इसमें 5-70 होती थी और पुनर्नियुक्ति नहीं होती थी। 19 में जो अमेंडमेंट हुआ नेशनल ह्यूमन राइट एक्ट में, उसमें व्यवस्था ये कर दी कि 5-70 नहीं 3-70 होगा, लेकिन पुनर्नियुक्ति हो सकती है। पुनर्नियुक्ति संभव है, पुनर्नियुक्ति हो सकती है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। लेकिन कितनी बार, ऐसा कोई निश्चित नहीं है, 2 बार 3 बार कितने बार भी हो जाए, बस आपकी उम्र 70 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इससे मैं प्रैक्टिकली रिलेट करके बता दूं, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति 65 साल की उम्र में आयोग में आता है, तो सीधी सी बात है 68 ईयर में उसके 3 साल पूरे हो गए। सरकार उसे नियुक्त करना चाहे तो फिर हो सकता है, लेकिन इस बार वो केवल 2 साल काम कर पाएगा, क्योंकि किसी भी स्थिति में काम करने की उम्र 70 से ऊपर नहीं होगी। लेकिन वहीं कोई व्यक्ति 60 साल की उम्र में आ जाए तो 63, 66, 69, यानी कि वो चौथा कार्यकाल भी 1 वर्ष वाला पूरा कर लेगा। कुल मिलाकर 70 से ऊपर ना हो, उसके इस बाद आपकी नियुक्ति कितनी बार भी हो सकती है। तो पुनर्नियुक्ति संभव है, पहली बात। तो ये हो गया कार्यकाल। अब बात आती है त्यागपत्र की, कि अध्यक्ष या सदस्य को अपना त्यागपत्र देना है तो वो किसे संबोधित करेंगे? तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति को। वो अपना त्यागपत्र किसको देंगे? वो अपना त्यागपत्र देंगे भारत के राष्ट्रपति को, क्योंकि नियुक्ति किसने की है? राष्ट्रपति ने। और यहीं पर हम बात कर लें हटाने की रीति की, कि अगर उनको पद से हटाना है, ठीक है, त्यागपत्र तो व्यक्ति स्वेच्छा से दे सकता है, नहीं करना काम, नहीं बनने, ये मनमुटाव है या कोई विचारधारागत दिक्कत है। लेकिन अगर आपने कोई ऐसा कदाचार किया है या आप काम करने में असमर्थ हो, आपको पद से हटाना है, तो आपको हटाएगा कौन? तो याद रखिएगा, आपको भारत का राष्ट्रपति ही हटाएगा। आपसे मतलब है सुप्रीम कोर्ट, सॉरी,
मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों को। लेकिन ऐसे नहीं, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट की जांच क्यों हटाएगा? सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद ही, और सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 145 के तहत जांच करता है। ये मैंने आपको पिछले कमीशंस में भी बताया, क्योंकि यूपीएससी और एमपीपीएससी के अध्यक्ष के सदस्य को भी राष्ट्रपति हटाता है, उसी प्रकार इस आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को भी राष्ट्रपति हटाएगा। तरीका सेम है, पहले सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 145 के तहत जांच करेगा, उस जांच के उपरांत ही राष्ट्रपति हटा सकता है। ये आपकी संरचना हो गई कंप्लीट। इसमें कार्यकाल है, इसमें त्यागपत्र है, इसमें हटाने की रीति है, और तो और इसमें समिति और अध्यक्षों की पूरी लिस्ट है। अब यहां से एक चीज आपको बताते हैं, देखिए यहां से पढ़ लेते हैं। त्यागपत्र, अध्यक्ष एवं अन्य सदस्य राष्ट्रपति को त्यागपत्र देंगे। राष्ट्रपति इन्हें केवल तभी हटाया जा सकता है जब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की जांच में उन पर दुराचार या असमर्थता, दुराचार मतलब वही कदाचार, कोई मिसबिहेव, असमर्थता मतलब इनकैपेबिलिटी, इन आधारों पर राष्ट्रपति हटा सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, पदावधि मैंने बता ही दिया है कि 3 या 70 वर्ष। मैंने आपको यह भी बता दिया कि ये 19 वाले अधिनियम से हुआ। इसमें ये देख लीजिए, सेक्शन 19 को देख लीजिए। सेक्शन 19 की बात करें तो लिखा हुआ है सशस्त्र बलों के बाबत प्रक्रिया, यानी सशस्त्र बलों के संदर्भ में क्या प्रक्रिया है। तो आपको मैं स्पष्ट बता दूं कि यहां से पीएससी एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है, सशस्त्र बल में कौन कौन शामिल है। तो उसमें ऑप्शन में आपको भारत की तीनों सेनाएं ऑप्शन में होगा, भारत के पैरामिलिट्री फोर्स यानी अर्धसैनिक बल जैसे बीएसएफ हो गया, सीआरपीएफ हो गया, सीआईएसएफ हो गया, ये होंगे, और राज्यों की पुलिस, और लिखा होगा उपरोक्त सभी। तो बिल्कुल याद करना हथियार किस किस के पास होते हैं। जिसके पास हथियार होते हैं वो सशस्त्र बल है, मतलब अगर सरकार द्वारा दिए गए हैं तो, है ना। तो सेना, पैरामिलिट्री फोर्स और स्टेट पुलिस, ये तीनों आती है। और ये पूछ ले, वैसे बहुत संभावना नहीं है, फिर भी पूछ ले कि मानव अधिकार अधिनियम में सशस्त्र बलों की प्रक्रिया कहां बताई गई है, तो 19 में। अब यहां पर जो पूछ सकता है, डेफिनेटली पूछ सकता है, वो ये है कि क्या आयोग को इनके संदर्भ में बहुत शक्तियां प्राप्त है, तो नहीं। पहली बात तो ये कि आयोग ऐसे मामलों की जांच नहीं कर सकता जिनमें मानव अधिकारों का उल्लंघन किसके द्वारा हुआ हो, सशस्त्र बलों द्वारा, चाहे पुलिस के द्वारा या सेना के द्वारा। आयोग को ऐसे मामलों में जांच करने की ताकत नहीं है, ये 19 में लिखा हुआ है। लेकिन कुछ ना कुछ ताकत तो होगी, हाँ। ये केंद्र सरकार से रिपोर्ट मांग सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट से इस संदर्भ में रिपोर्ट मांग सकता है कि जो कुछ हुआ उसे रिपोर्ट के रूप में पेश करिए, ताकि हम जांच पाए, समझ पाए कि हो क्या रहा है। तो बस अधिकार क्या है, केंद्र सरकार से रिपोर्ट मांगने की, लेकिन क्या अधिकार नहीं है, जांच का। ठीक है, हाँ। इसमें ये और याद रखिएगा, वार्षिक और विशेष रिपोर्ट, आयोग भी तो अपना प्रतिवेदन किसी ना किसी को देता होगा, या रिपोर्ट, या बहुत वार्षिक तो देगा ही देगा कि साल भर में उन्होंने क्या क्या डेवलपमेंट्स किए, क्या क्या किया। किसी मौके पर विशेष रिपोर्ट भी जारी होती है, विशेष परिस्थितियों संबंधित। तो आयोग अपनी रिपोर्ट किसको देगा? हमेशा बच्चों को कंफ्यूजन होता है, इस क्वेश्चन में बहुत गलतियां भी होती हैं, तो ध्यान दीजिएगा। ये ऐसा आयोग है, ह्यूमन राइट कमीशन, जो अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार प्लस राज्य सरकार दोनों को देता है। नॉर्मली केंद्र सरकार को तो देगा ही, क्योंकि गठन केंद्र सरकार द्वारा हुआ है, हमने पहली लाइन पढ़ी थी, केंद्र सरकार द्वारा गठित, भारत सरकार द्वारा गठित। लेकिन राज्यों के जो मामले हैं, राज्यों में मानव अधिकारों के जो मामले हैं, क्योंकि आयोग को जो शिकायतें आती हैं वो राज्य से ही आएंगी, और राज्यों के जेल वगैरह का भी ये परीक्षण कर सकता है, उस संदर्भ में रिपोर्ट राज्य सरकार को देगा। तो सेक्शन 20 भले ही याद मत रखना, लेकिन आयोग अपनी वार्षिक या विशेष रिपोर्ट केंद्र सरकार को भी देता है और राज्य सरकार को। केंद्र सरकार संसद में रखती है, इसे चर्चा होती है, और राज्य सरकार इसे विधानसभा में रखती है, जहां पर चर्चा होती है ना। इन सब की हमने बात कर ली। चलो कार्य और शक्ति पर आते हैं। सबसे पहली बात, मानव अधिकारों के उल्लंघन के मामले में कोई मामला किसके संज्ञान में आता है? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के, तो वो उसकी जांच करता है। यानी मानव अधिकारों का उल्लंघन हुआ है और ऐसा कोई मसला है, और वो किसके संज्ञान में आता है? वो आता है ह्यूमन राइट कमीशन के संज्ञान में, तो आयोग जांच करेगा।
यहां ध्यान रखना है कि ऐसे मामलों की जांच ये करता कब, किन किन स्थितियों में है। तो देखो 3 स्थितियों में करता है। 3 स्थितियां हो सकती हैं जब मानव अधिकारों के संदर्भ में ये जांच करता है। जैसी पहली स्थिति ये हो सकती है कि पीड़ित शिकायत करे, पीड़ित खुद मानव अधिकार आयोग चला जाए तो उसकी शिकायत सुनेगा। दूसरा, स्व प्रेरणा से, यानी इसे संज्ञान में आता है कि ऐसा मानव अधिकारों का उल्लंघन हुआ है लेकिन अभी तक शिकायत नहीं हुई है, तो ये खुद से भी जांच कर सकता है, स्व प्रेरणा से, खुद की इच्छा से। और तीसरा होता है अन्य पक्ष या तीसरा पक्ष, यानी मेरे मानव अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, मैं ना जाऊं, आयोग भी स्व प्रेरणा से शिकायत ना सुने, कोई तीसरा व्यक्ति जो बड़े अच्छे स्वभाव का हो, धर्मात्मा किस्म का हो, उसे मेरी तकलीफ समझ में आती है, वो भी मेरे लिए जाता है तो आयोग जांच करेगा। तो तीनों तरीके से मामला पहुंच सकता है एनएचआरसी में और जांच हो सकती है। दूसरा, इसके पास मानव अधिकारों के उल्लंघन संबंधित सभी न्यायिक मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार है। यानी कि मानव अधिकारों का उल्लंघन हुआ है और मामले कोर्ट में है, तो ये कोर्ट में उन मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, यहां पर मैं आपको स्पष्ट कर दूं, वैसे शक्तियां हम आगे बात करेंगे। जब आयोग जांच करता है तो आयोग के पास सिविल कोर्ट की शक्तियां प्राप्त होती हैं, और सिविल कोर्ट की शक्तियों के बारे में मैं अपने पिछले वीडियो में हर बार बताता हूं कि सिविल कोर्ट की शक्ति का मतलब ये है कि जैसे सिविल न्यायालयों पे जो शक्तियां होती हैं वो शक्तियां, यानी समन जारी करना, किसी को बुलाने के लिए, गवाहों के साक्ष्य लेना, किसी दस्तावेज को खोजना किसी भी सरकारी या न्यायिक संस्था में से, और जितने भी गवाह हैं जिनको बुलाया है उनके शपथ पत्र पर साक्ष्य लेना, ये सारी चीजें जो हैं वो सिविल कोर्ट की शक्तियों के अंतर्गत आती हैं, जो किसके पास है, जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के पास है। ठीक है, इसके अलावा आयोग किसी भी जेल का दौरा कर सकता है और जेल में बंद कैदियों की स्थिति का निरीक्षण एवं सुधार के लिए सुझाव दे सकता है। यानी कि आयोग को चाहे केंद्र सरकार के या राज्य सरकार के जितने भी जेल या बंदी गृह या कारावास, जो भी नाम से आप जानो वो हैं, वहां पर दौरा करने, वहां जो कैदी रह रहे हैं वो कैदी हैं, अपराधी हैं नो डाउट, लेकिन वो मानव भी हैं, तो हम उन्हें केवल अपराधी की तरह ना देखें, अपराधी के तौर पर वो सजा भुगत रहे हैं, लेकिन हमें यह भी देखना चाहिए कि वो इंसान भी है, मानव भी है। तो हम उनकी स्थिति देख सकते हैं, आयोग उनकी स्थिति देख सकता है और उन्हें बेहतर करने के लिए सुझाव भी दे सकता है। ठीक है, ये कार्य है। फिर एनएचआरसी संविधान या किसी अन्य कानून द्वारा मानव अधिकारों को बचाने के लिए प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों की समीक्षा कर सकता है और बदलावों की सिफारिश कर सकता है। इसका सीधा सा मतलब है संविधान में या किसी कानून में ऐसे उपबंध हैं जो हमारे मानव अधिकारों की रक्षा करते हैं, तो वो आज के लिए कितने बेहतर हैं या नहीं है, इसकी समीक्षा कौन करेगा, आयोग। और उनको लगता है कि अब इनमें बदलाव होना चाहिए तो वो बदलाव की सिफारिश कर सकता है। बदल नहीं सकता, सिफारिश किससे, केंद्र सरकार से करेगा, किसी मामले में राज्य सरकार से भी कर सकता है। मानव अधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान का कार्य, याद रखिएगा, शोध और अनुसंधान मानव अधिकारों के क्षेत्र में कौन काम करता है, कौन करता है, आयोग काम करता है। और ध्यान रखिएगा, इस क्षेत्र में जो संस्थाएं काम कर रही हैं मानव अधिकारों के क्षेत्र में, जैसे ह्यूमन राइट से जुड़े हुए जो एनजीओ हैं जो मानव अधिकारों के लिए काम करते हैं, स्वयंसेवी संस्थाएं हैं या अन्य वो संस्थाएं जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट ह्यूमन राइट्स को बढ़ावा देने का काम करती हैं, उनको प्रोत्साहन भी कौन करेगा, आयोग। क्योंकि शोध और अनुसंधान के अंतर्गत ये भी आता है कि मानव अधिकार के क्षेत्र में काम करने वाली संस्थाओं, स्वयंसेवी संगठनों को बढ़ावा दिया जाए, आयोग ये काम भी करता है। इसके अलावा आयोग प्रकाशन, मतलब न्यूज़पेपर्स में और तमाम तरीकों से, मीडिया के द्वारा, सेमिनार और अन्य माध्यमों से समाज के विभिन्न वर्गों के बीच मानव अधिकारों जुड़ी जानकारी का प्रचार करता है और लोगों को इन अधिकारों की सुरक्षा के लिए प्राप्त अधिकारों के प्रति जागरूक करता है। सीधी भाषा में कहें तो मानव अधिकारों संबंधित जागरूकता लाना, उनका प्रचार प्रसार करना, यह भी आयोग का काम है। और ध्यान दीजिएगा, इसके लिए वो मीडिया, प्रकाशन, सेमिनार, सम्मेलन इनका प्रयोग करता है साधन के तौर पर। आयोग के पास दीवानी अदालत यानी सिविल कोर्ट, सिविल कोर्ट को दीवानी न्यायालय या कहते हैं, सिविल कोर्ट की शक्तियां हैं और ये अंतरिम राहत भी प्रदान कर सकता है। ये पावर्स किसके पास हैं, ह्यूमन राइट कमीशन के पास है। ठीक है, देखो
इसके पास मुआवजे या हर्जाने, क्षतिपूर्ति जिसे बोलते हैं, उसकी सिफारिश करने का अधिकार है। जब हम इसे मेंस में पढ़ते हैं तो हम इसको एक कमी के तौर पर देखते हैं, क्योंकि ये ना तो खुद से 1 रुपया दे सकता, ना क्षतिपूर्ति दे सकता। ये केवल सिफारिश कर सकता है केंद्र सरकार से कि पीड़ित पक्षों को आप मुआवजा या हर्जाना दो। अब केंद्र सरकार दे ना दे वो उसका अपना राइट है, लेकिन आयोग चाहे तो भी नहीं दे सकता, है ना। इसके अलावा एनएचआरसी की विश्वसनीयता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसके पास हर साल बड़ी संख्या में शिकायतें दर्ज होती हैं। तो ठीक है, शिकायतें होती हैं तो अच्छी बात है, तब शिकायतें जब ही आ रही हैं जब इसका निपटारण किया गया होगा। ये राज्य तथा केंद्र सरकारों को मानव अधिकारों के उल्लंघन को रोकने के लिए कदम उठाने की सिफारिश भी करेगा। बिल्कुल, आयोग का एक काम ये भी है कि केंद्र और राज्य को सिफारिश करे कि और बेहतर कदम उठाएं जिससे मानव अधिकारों को बल मिले। आयोग अपनी रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करता है, जिसे संसद के दोनों सदनों में रखा जाता है। तो ये पॉइंट थोड़ा ध्यान रखिएगा, इसमें राष्ट्रपति को ना देकर आप ये कह सकते हो केंद्र सरकार और राज्य सरकार, इसे हटा दीजिए, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। ये सेक्शन बीच में लिखा हुआ है, केंद्र सरकार संसद में रखवाएगी, राज्य सरकार विधानमंडल में, क्योंकि राष्ट्रपति को अगर अकेला लेते हैं तो राज्यों में कैसे पहुंचेगी। इसलिए अपनी रिपोर्ट देश के संदर्भ में केंद्र सरकार को देता है और राज्यों के संदर्भ में राज्य सरकार को देता है। इस चीज को आप थोड़ा सा हटा सकते हो। सीमाओं की बात करें तो सीमाएं बहुत जरूरी तो नहीं है, लेकिन फिर भी 2-3 बिंदु बता देते हैं। आयोग के पास जांच करने के लिए कोई विशेष तंत्र नहीं है, अधिकतर मामलों के लिए वह सरकार पर निर्भर है ना। सरकार की जांच एजेंसियों का उपयोग करता है, उसका अपना कोई जांच तंत्र नहीं है। दूसरा, एनएचआरसी के पास किसी मामले में मात्र सिफारिश करने का, यानी ये केवल सिफारिश कर सकता है और इसकी सिफारिशें बाध्य नहीं है। सबसे बड़ी बात, इसके पास खुद का जांच तंत्र नहीं है। एक बात, क्योंकि ऐसा प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है कि निम्नलिखित कथनों में से बताइए, आयोग अपने मामलों में जांच कर सकता है, आयोग सिविल कोर्ट की शक्ति प्राप्त है, कौन सा सही है। तो सिविल कोर्ट की शक्ति प्राप्त है, सही है, लेकिन जांच करने वाली सही नहीं है। तो बिल्कुल छोटा सा पॉइंट क्या बता दिया मैंने आपको, इसके पास जांच करने के लिए कोई तंत्र नहीं है। दूसरा, ये केवल सिफारिश कर सकता है, इसकी सिफारिशें सलाहकारी होती हैं, सरकार इन्हें मानने के लिए बाध्य नहीं होती। एनएचआरसी उन शिकायतों की जांच नहीं कर सकता जो घटना होने के 1 साल बाद की है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर स्टार लगा लीजिए। ये क्वेश्चन कई एग्जाम में आया है, 1 ईयर वाला। ठीक है, ये तीनों मैं इसलिए बता रहा हूं, तीनों प्रीलिम्स में आ सकती है। इसके लिए जांच के लिए विशेष तंत्र नहीं है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट पे निर्भर है। इसकी प्रकृति मात्र सलाहकारी है, जो सरकार पे बाध्यकारी नहीं है, और ये केवल उन मामलों की शिकायतें सुन सकता है जो 1 साल के भीतर हुए हैं। 1 साल से पुराने मामले की शिकायत आएगी, ये उसे नहीं सुनेगा। ये एक कमी है, याद रखिएगा। 1 ईयर, उसमें 6 महीने ऑप्शन भी होगा, 5 साल भी ऑप्शन में होगा, 3 महीने भी होगा, जैसा बनाने वाला बनाए, लेकिन 1 साल तक के मामले सुन सकता है, उसके पहले के मामले नहीं सुन सकता। ठीक है, अक्सर सरकार इसकी सिफारिशें खारिज कर देती है या वो पूरी तरह लागू नहीं हो पाती है। राज्य मानव अधिकार आयोग केंद्र सरकार से किसी प्रकार की सूचना नहीं मांग सकते, जिसका सीधा सा अर्थ है कि केंद्र के तहत आने वाले सशस्त्र बलों को जांच से नहीं रोक सकते। सीधी सी बात है। राज्य आयोग है वो तो केंद्र सरकार से जवाब सूचना मांग ही नहीं सकते। तो जो सेना और अर्धसैनिक बल हैं वो तो केंद्र के होते हैं, राज्यों के होते नहीं है। राज्यों के पास तो केवल पुलिस होती है, और अगर राज्यों में सेना उतारी गई है, अर्धसैनिक बल जैसे कि नक्सलवादी क्षेत्रों में कोबरा बटालियन लड़ रहा है, सीआरपीएफ लड़ रहा है, ये तो अर्धसैनिक बल है सेंट्रल गवर्नमेंट के। इन्होंने जो मानव अधिकारों का उल्लंघन किया है, तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग तो सवाल पूछ भी सकता है, राज्य मानव अधिकार आयोग तो सवाल भी नहीं पूछ सकते, याद रखिएगा। आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति में चयन समिति में राजनीतिक पृष्ठभूमि के लोगों का प्रतिनिधित्व होता है, जिससे हितों को टकराव होने की आशंका होती है। इसके अतिरिक्त नियुक्ति की मापदंड स्पष्ट नहीं है, यानी जो नियुक्ति कर रहे हैं उसमें पक्ष भी है विपक्ष भी है, तो कभी कभी टकराव की स्थिति बनती है। और कौन अध्यक्ष बने, कौन सदस्य बने, उनके लिए जो योग्यता है वो भी बहुत बेहतर तरीके से निर्धारित नहीं है। ये भी इसकी एक कमी है। कुछ फैक्ट बताते हैं जो आपको याद रखना है, जैसे ये मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के तहत लोक सेवक समझे जाएंगे। यानी अध्यक्ष और सदस्य उसी तरह लोक सेवक हैं जैसे कल को आप चयनित होकर हो जाओगे, जैसे आज मैं हो चुका हूं, है ना। तो ये आपको करना है कि आप जब चयनित हो जाओगे तो आप एक पब्लिक सर्वेंट हो जाओगे, और उसी प्रकार
आयोग के जो अध्यक्ष हैं और जो सदस्य हैं ये कौन होंगे, तो ये लोक सेवक समझा जाएंगे धारा 21 के तहत। मानव अधिकारों की परिभाषा 2D में है, लोक सेवक की परिभाषा 2M में है, लेकिन अध्यक्ष और सदस्य जो मानव अधिकार आयोग में है वो भी क्या कह सकते हैं, लोक सेवक हैं, ये 21 में बताया गया है ना। तो ये बात आपको याद रखनी है। धारा 19 में सशस्त्र बलों द्वारा मानव अधिकारों के अतिक्रमण करने पर आयोग की प्रक्रिया बताई गई है, मैं आपको बता ही चुका हूं। जांच नहीं कर सकते, केवल इनके पास पावर है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट से रिपोर्ट मांग सकते हैं। धारा 32 में केंद्र सरकार तथा धारा 33 में राज्य सरकार द्वारा आयोग को अनुदान। कभी पूछ ले, ये याद रखिएगा, ये पूरी तरह किस पर निर्भर है, सरकार के अनुदान पर। इनको वेतन भत्ते कोई भारत की संचित निधि में भारित तो है नहीं, सरकार अनुदान देती है इनको। तो ध्यान दीजिएगा, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन को क्रमशः दान कौन देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट। राष्ट्रीय आयोग तो राज्य, देखो धारा 34 में क्या लिखा हुआ है, इनके लेखा परीक्षक, चूंकि अनुदान दे रहा है सरकार, पैसा दे रही है तो पैसा खर्च भी होगा, तो उसके लेखा परीक्षण भी होगा। तो धारा तो छोड़ दीजिए, फिर भी जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है और राज्य मानव अधिकार आयोग के लेखे और सम परीक्षा के उपबंध, यानी अकाउंटिंग और ऑडिटिंग, इनके अकाउंट तैयार करना और उनकी ऑडिटिंग करना, ये किसका काम है, ये याद रखना, ये सीएजी का काम है। और ये बिल्कुल परीक्षा में आ सकता है कि ह्यूमन राइट कमीशन चाहे नेशनल वाला हो चाहे स्टेट वाला हो, इनके अकाउंटिंग और ऑडिटिंग संबंधी कार्य कौन करता है, तो सीएजी वहां से करते हैं। राष्ट्रीय तथा राज्य मानव अधिकार केवल उन्हीं मामलों की जांच कर सकेंगे जो 1 वर्ष से अधिक के ना हो, तो ये बात आपको बताई दी है। फिर इसके अलावा और जो बिंदु हैं ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ये एक्ट वाले थे, यहां तक आप कर लेना, इसके बाद ये एक्ट के इनको करने की आवश्यकता नहीं है। सीधे आते हैं अब पॉइंट पर जहां से क्वेश्चन आ सकता है। देखिए, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्षों की बात करें तो पहले अध्यक्ष थे रंगनाथ मिश्र, है ना। रंगनाथ मिश्र पहले अध्यक्ष थे जो 1993 से 1996 तक थे। यहीं से एक बढ़िया फैक्ट बता दें, एक नाम याद रखना, फातिमा बीवी। ये कई बार अलग अलग पीएससी ने पूछा है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की पहली सदस्य कौन थी, महिला सदस्य, पहली महिला सदस्य। अध्यक्ष तो एक भी महिला नहीं रही, याद रखना, एक भी महिला आयोग में अध्यक्ष नहीं रही है, लेकिन सदस्यों में जो पहली महिला थी वो फातिमा बीवी थी, और यह भी 1993 से लेकर 1996 तक सदस्य रही। इस समय ध्यान दीजिएगा, और आपको याद रखना है यही वो महिला है जो सुप्रीम कोर्ट की भी पहली महिला न्यायाधीश रही है। तो सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश फातिमा बीवी और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की पहली महिला सदस्य फातिमा बीवी। तो क्या है, कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे हमको नहीं पढ़कर गए और फातिमा बीवी आ गया तो आप कहोगे यार ये तो गलत पूछ रहा है, ये तो सुप्रीम कोर्ट में है, तो ये तो हो ही नहीं सकती। जबकि क्यों नहीं हो सकती भाई, अध्यक्ष और सदस्य बनते तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से ही है, तो ये आपको याद रखना है। दूसरे थे एमएन वेंकटचलैया, ये वो जजेस हैं जिनसे राष्ट्रपति ने 1992 में परामर्श मांगा था, और उन्होंने आर्टिकल 143 के तहत इन्होंने परामर्श देने से मना कर दिया था। एमएन वेंकटचलैया भी बहुत लोकप्रिय मुख्य न्यायाधीश रहे थे, है ना। फिर जस्टिस जेएस वर्मा, याद रखिएगा ये सतना से थे, ये मध्य प्रदेश के सतना से थे, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। फिर एएस आनंद के साथ ऐसी कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है जो मैं आपको बता सकूं। शिवराज बी पाटिल, ये पहले कार्यवाहक अध्यक्ष थे। शिवराज बी पाटिल मानव अधिकार आयोग के पहले कार्यवाहक अध्यक्ष थे। फिर है एस राजेंद्र बाबू, फिर है न्यायमूर्ति गोविंद प्रसाद माथुर, ये दूसरे कार्यवाहक हैं, याद रखिएगा, ठीक है, गोविंद प्रसाद माथुर, ठीक है। शिवराज बी पाटिल के अलावा दूसरे कौन हो गए। तीसरा अगला है केजी बालाकृष्णन। केजी बालाकृष्णन का अब तक का सबसे लंबा कार्यकाल रहा है 2010 से 2015 तक, है ना। फिर न्यायमूर्ति साइरिक जोसेफ कार्यवाहक तीसरे। तो या तो वो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में कितने कार्यवाहक जजेस अध्यक्ष रहे, तो 3, या कौन सा नहीं रहा, तो जोसेफ साहब, पाटिल साहब और माथुर साहब के अलावा जो चौथा ऑप्शन होगा वो नहीं होगा, तो ध्यान दीजिएगा। फिर न्यायमूर्ति एचएल दत्तू सेकंड लास्ट हैं, इनसे पहले थे, और वर्तमान में अरुण कुमार मिश्रा।
इन सब में याद रखना है कि पहले नियम ये होता था कि मुख्य न्यायाधीश ही कौन हो सकता था, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष। 19 में नव नियम चेंज हुआ तो फिर कौन बनाए गए, अरुण कुमार मिश्र। तो ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रह चुके हैं, लेकिन मुख्य न्यायाधीश नहीं रह चुके। बाकी चाहे एच एल दत्तू हो, चाहे जोसेफ साहब हो, बालाकृष्ण साहब हो, जितने नाम लिए ये सब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। ये बात आप याद रखिएगा। एकमात्र जो मुख्य न्यायाधीश नहीं है वो न्यायाधीश हैं, अभी तक तो वो केवल हमें किस रूप में मिले, अरुण कुमार मिश्र 2021 से लेके वर्तमान तक। अब अगले भी मिलेंगे तो वो भी न्यायाधीश हो सकते हैं, लेकिन बाकी सब मुख्य न्यायाधीश थे, चीफ जस्टिस थे। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो मेरे हिसाब से आयोग के बारे में जितना हम बता सकते थे हमने बताने की कोशिश की, चाहे वो परिभाषा के स्तर पर हो, फैक्ट के स्तर पर हो, या एक्ट के स्तर पर हो, अधिनियम के स्तर पर हो। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपके सारे डाउट क्लियर हुए होंगे। वो बिंदु हमने जानबूझ के छोड़े जो एक्ट वाले थे और अनावश्यक थे, बाकी सारे बिंदु हमने कवर किए हैं। आपसे निवेदन है कि आप अगर वीडियो पसंद आती हो तो उसे शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमें बताएं कि आप हमसे और क्या चाहते हो जिससे हम बेहतर से बेहतर कर सकें आपके लिए। ये हमारा आज का टॉपिक था, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, और इसी क्रम में जो बाकी आयोग हैं वो जारी रहेंगे। अगले आयोग के साथ फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।